Welcome to RS English classes. Hello, my name is Ravi Shankar Yadav. On this day, I will teach you idioms. It is part second. I think that these idioms are very important for board examinations and competitive examinations. So you should listen carefully. जैसा कि मित्रों जानते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इडियम का पहला पार्ट दिया हुआ था जो कि बहुत ही प्रभावी था। काफी लोगों के अच्छे कमेंट्स भी आए और उसमें मैंने कोशिश किया कि आपको बहुत एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको इडियम को बताने की कोशिश की थी। इसी क्रम में आज मैं एक दूसरा वीडियो जारी कर रहा हूं जो उसी इडियम्स के कड़ी को आगे बढ़ाएगा। आइए, आज हमने जो अपना पहला लिया हुआ है, सबसे पहला जो इडियम लिया हुआ है, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। अब आप जो देखें उसे फेस में सामने म्यूजिक, तो इसका क्या अर्थ निकालेगा? मतलब संगीत का सामना करना। इधर आप ऐसा नहीं किया होगा तो गलत हो जाएगा तुरंत। ऐसा कुछ नहीं होता इसका। फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपनी गलतियों की वजह से सजा को सहना। अपने गलतियों की वजह सजा को सहना। अब सोचेंगे ये क्या, कहां फेस द म्यूजिक है, गलती की बात कहां से आ रही है? इसलिए मैं आपको कहानी दूंगा, एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जैसे कि आप सपोज दैट किसी के शादी विवाह में आप गए हो, कहानी सुना ध्यान से। अब शादी विवाह में जाते तो आजकल एक फैशन का दौर चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, डीजे की व्यवस्था करते हैं। अब आप डीजे जहां लगा हुआ स्टेज, सपोज दैट आप जा करके डीजे का जहां पर साउंड है आप जाके फर्स्ट उसी के पास आके बैठ गए आप। अब सोचिए जब डीजे बजना शुरू करेगा तो बताइए जो संगीत होगा, आप जब साउंड के बगल में बैठे हो तो क्या आप उस गाने का एंजॉय कर पाओगे? आप ही बताइए। तो क्या होगा, अपनी गलतियों की वजह से आप क्या सजा पा जाओगे। मतलब वो आपका जो एंजॉय था वो तुरंत ड्यून हो जाएगा। इस तरह से आप याद कर लीजिए, ठीक है? तो इस तरह से हो गया फेस द म्यूजिक का मतलब अपनी गलतियों की वजह से सजा को सहना। इसी तरह देखिए अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा बहुत आप साइंस से पढ़ते हो, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा एंड ओमेगा का मतलब होता है बीट, मतलब शुरू से अंत तक। अरे भाई जल्दी बोलते रहे, मैं तो ए टू जेड जानता हूं। आपने सुना होगा मैं तो ए टू जेड मैं सब जानता हूं, मतलब शुरू से अंत तक। जिसको आप ए टू जेड भी कह सकते हो, अल्फा टू ओमेगा भी कह सकते हो। ये कई बार एसएससी के परीक्षा में आया हुआ है, बस ऐसे याद कर लीजिए। तीसरा देखिए ब्रेक द आइस। ब्रेक माने तोड़ना, आइस वाले क्या, बर्फ को। अब इन्हें क्या हो गया, नंबर पाओगे 0, ठीक है? ब्रेक द आइस माने चुप्पी तोड़ना। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट कहीं मान लो बर्फ रखा हुआ है, ठीक है? अचानक ही आप उसको तोड़ोगे तो क्या होगा, खट से आवाज आएगी ना। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां का जो वातावरण होगा एक बार क्या होगा, एक बार चेंज होगा। मतलब चुप्पी तोड़ देना। ऐसे सोचते आप 4 लोग बैठे हो, अचानक कुछ सेकंड के लिए आप कुछ मिनटों के लिए आप चुप हो जाते, फिर कोई बोलता है। ऐसे ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। ओके, अगला देखेंगे लास्ट स्ट्रा। लास्ट माने आखिरी, स्ट्रा माने होता है भूसा, आखिरी भूसा। आखिरी भूसा क्या, इन क्या हो गया पेपर में है, अंतिम समस्या। यहां देखिए स्पष्ट अंतिम समस्या। अब जैसे बाई दिवा, आप कहानी सुन लीजिए। जैसे बाई दिवा एक व्यक्ति जो गाय या कोई जानवर पाला हुआ है, अब वो भूसे को गिरवाया हुआ है। अब क्या करता है, भूसे को इकट्ठा कर रहा है, अपने घरों में रख रहा है, ठीक है? तो बेचारा का उसका पूरा बॉडी गंदा हो जाता है। तो सोचता कि अच्छा ये आखिरी बार है, मतलब जब तुम खत्म कर देता, ढोटी अपने घर में या किसी गोदाम में रख लेता है, जब आखिरी बचा रहता है सोचता अच्छा चलो ये लास्ट स्ट्रा है, अब उसको खत्म कर देंगे तो जाके नहाएंगे, हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस यही है लास्ट स्ट्रा यानी कि अंतिम समस्या, ठीक है? इसी अगला देखिए बिट आप मोर देन यू चू। बीट माने टुकड़ा होता है, सॉरी बीट माने काटना होता है, आप मोर देन यू चू माने चबाना। मतलब इसका अर्थ है हो गया अपनी शक्तियों से अधिक काम उठा लेना। बात समझना इसको। जैसे कि बाई दिवा आप भाई खाना खा रहे हो और आपके मुंह की क्षमता नहीं, आपने ज्यादा टुकड़ा काट लिया, आपका मुंह चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है? उसको आप चबा नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो बताओ क्या डाइजेस्ट कर पाओगे? मतलब स्पष्ट हो गया कि मतलब अपनी शक्ति से अधिक काम उठा लेना।
आपके मुंह की क्षमता नहीं कि उसको काट सके प्रॉपर रूप से, तो ऐसे में क्या होगा, वही बात हुआ ना, वही बात हुआ बिट ऑफ मोर, ठीक है, देन यू च्यू। ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी क्षमता उतने काम करना चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है। अच्छा इसी तरह देखिए अगला जो है बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट, आप पहले बताइए फुटबॉल देखते हैं नहीं देखते हैं, देखते हैं ना फुटबॉल, तो फुटबॉल में क्या देखते हैं कि बॉल इन योर कोर्ट मतलब अंतिम अब निर्णय आपके हाथ में है। अब निर्णय आपके हाथ में मतलब जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं तो 11 प्लेयर इधर है, 11 प्लेयर दूसरी तरफ रहते हैं, अब बाई जब आपका किसी तरह से आपने पेनल्टी दे दिया, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है जब बॉल जिस मतलब टीम के पक्ष में चली जाती है तो वो क्या करता है, किक करते हैं निश्चित पॉइंट से जाके जस्ट नेट के पास से, तो उनके पास मौका आता है कि वो गोल में तब्दील कर दे, और कभी कभी होता है कि गोल हो जाता है। ब्राजील देश का नाम सुने, वो 5 बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ठीक है। उसी पे ऐसे स्ट्राइकर्स थे जो लगातार जैसे मौका पाते थे बॉल को सीधे ही पैर से मारते जाके सीधे नेट में चला जाता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि बॉल इन योर कोर्ट, जिसके कोर्ट में बॉल आ गया समझो उसके पास क्या है, मतलब उसके हाथ में निर्णय आ गया, हो सकता है वो मैच जीत सकता है। बस ऐसे याद कर लीजिए। मेरा प्रयास नहीं रहता हमेशा कि मैं आपको एक आसान तरीके से ऐसा समझा दूं कि आपको रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है, क्योंकि परीक्षाओं में ट्रिक याद आता है बाकी सब भूल जाते हैं बस। अच्छा है देखिए अगला जो हमने लिया हुआ है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग, आइसिंग का मतलब अब आइस में क्या होता है भाई, बर्फ होता है, ऑन द केक। केक भाई केक आप जान ही रहे हो, टुकड़ा होता है किसका, जैसे किसी का बर्थडे हुआ, ठीक है, केक माने रोटी भी होता है, ठीक है, और वो बर्थडे वाला केक होता है। तो ये मतलब क्या, सोने पर सुहागा, जैसे भाई जब आप केक लाए, किसी का बर्थडे है या न्यू ईयर आप सेलिब्रेट कर रहे हो, अब मान लीजिए आप पहले एडवांस बुकिंग किए थे, 2-3 मतलब कल मनाना है, आप आज शाम को ले आए और आपके पास कूलिंग की व्यवस्था नहीं है तो केक खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो आपके पास नहीं फ्रिज है या नहीं बर्फ है उसमें आप रख दिए, क्या हो रहा, वो सोने पर सुहागा हो गया, मतलब ठंडा हो जाता है तो टेस्टी लगता है, ठीक है। बस ऐसे याद कर लीजिए आप, ठीक है। यहाँ देखिए अगला जो हमारा है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल, अब एक सेब ऑफ डिस्कार्ड मतलब झड़ने की जड़। अब अच्छा एक एप्पल हो और उसको खाने वाले कई हो तो झगड़ा होगा ही, ठीक है। या इसमें और परीक्षाओं को लेता है बोन ऑफ कंटेशन। कंटेशन ये बोन पूरा हड्डी में, जैसे कि हड्डी एक है और 4 बत्ते उस पर भिड़े हुए हैं खाने के लिए, तो जाहिर सी बात है एक जो रहेगा वो पाना चाहेगा, ऐसे में झगड़ा होगा कि नहीं होगा। या आपको दूसरा उदाहरण मैं दे दूं कि जैसे कश्मीर को ले लीजिए, कश्मीर क्या झगड़े की जड़ है। आज पाकिस्तान जो इस तरह की हरकतें करता है, लगातार बॉर्डर को तोड़ करके आतंकवादी भेजता है, आए दिन गोलाबारी करता है, तो क्या वो सोचता है कि पाकिस्तान वो सोचता है कि वो कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले, तो कश्मीर इज द क्या एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब भारत पाकिस्तान की कश्मीर क्या झगड़े की जड़ है, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए। एट रैंडम, अच्छा रैंडम वर्ड आप अक्सर जानते हैं, न्यूज में सुनते हो रैंडम। रैंडम मतलब तो बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जल्दी में रहते हैं, बहुत जल्दी में रहते हैं, बिना सोचे समझे ही मतलब बोल जाते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। जैसे महाभारत में ले लीजिए, तो महाभारत में हम दुर्योधन को ले ले तो वो हमेशा गुस्से में रहता है, रैंडम सोचता है, बिना सोचे समझे ही वो, ठीक है, काम करने का प्रयास करता है, ऐसे गलतियां कर, लेकिन उसके साथ जानते हो उसका एक मामा, इसका नाम सपनी, वो लगातार चालाकी से मामले को सही कर देता है, ठीक है। एट रैंडम यही हो गया, ठीक। अगला जो हमारा है ए व्हाइट एलिफेंट। अब बताओ, हाथी तो आपने व्हाइट देखा नहीं है, हाथी किस कलर की होती है, काली होती है ना, ब्लैक होती है, यहाँ व्हाइट एलिफेंट, तो जाहिर सी बात है व्हाइट एलिफेंट पलाओगे तो माना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा माना, ठीक है। मतलब बहुत मूल्य की वस्तु किंतु बेकार। अरे भाई चाहे हाथी चाहे व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो, हाथी तो हाथी है, ठीक है। आप उसको इसके आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर दे रहे हो तो क्या बेकार चीज है ना, माना लेकिन बेकार। अब जैसे मान लो कोई किसान है, अब किसान के यहाँ काम खेती का है, उसको ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, अब बाइक उसका लड़का किसान का शौक से कार खरीद लाया, अब बताइए
अपना पैसा उसने 8 से 10 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब बताइए किसान कार से भी खेत में जाएगा? ट्रैक्टर होता तो अपना काम करता। अब उसके लिए वो कार क्या है बताइए? उससे जो कार है वो ये वाइट एलिफेंट है, मतलब बहुत बहुमूल्य की, तो क्या बेकार, क्योंकि उसका कोई वर्क नहीं है भाई, कहाँ ले जाएगा? बस ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं, 11 नंबर का देखते हैं। कह रहा है ए मैन ऑफ लेटर्स। ये तो बहुत पॉपुलर, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ए मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान, ठीक है। अब मैं एक आदमी जो लेटर्स मतलब क्या, बहुत जानकार हो, जैसे हम कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर वाज द मैन ऑफ लेटर इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, तो विलियम शेक्सपियर क्या है, विद्वान व्यक्ति थे, मैन ऑफ लेटर थे इंग्लिश साहित्य में। या छोड़िए मैन ऑफ लेटर, आप अपने अगर जो बात करें हिंदी साहित्य की, इसमें आपके शुक्ल जी हैं, ठीक है, भारतेंदु भारतेंदु जी हैं, ठीक। ऐसे कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक। और ए लायन शेयर देख लीजिए, ए लायन शेयर का मतलब बहुत अधिक भाग। अच्छा ये बताइए, लायन माने शेर जान रहे हो, ठीक है, और शेर माने होता है क्या, भाग, टुकड़ा। अच्छा एक बात बताओ, लायन चूंकि वो जंगल का राजा है, ठीक है, मान लीजिए कहीं मान लो किसी मतलब जानवर को मारता हो, ठीक है, तो बताइए मान लो कोई और भी है उसमें, हाथी भालू तमाम लोग जो है, तो मान लो बंटवारा होना होगा, तो क्या शेर कम हिस्सा लेगा, ज्यादा लेगा? क्यों? क्योंकि ताकतवर है, वो ताकत से केवल से ले सकता बस। और लायन शेर, और जो लायन हिस्सा ले रहा है तो बहुत ही भाग है, कम भाग पर संतुष्ट लायन नहीं होगा, क्योंकि वो हमला कर सकता है, ठीक है। बस ऐसे याद कर लीजिए। अगला देखिए, ए फेयर वेदर फ्रेंड। अब देखिए ए फेयर माने क्या होता है भैया, ठीक है, फेयर सुंदर होता है, फिर फेयर माने मेला भी होता है, वेदर माने मौसम, फ्रेंड मित्र, मतलब एक ऐसा मित्र जो अच्छे समय का मित्र। आपने ये लाइन बहुत सुना होगा, आपने माय बेस्ट फ्रेंड पर बहुत ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो आपने 9th में भी एक पोएम पढ़ा था, आपने विलियम शेक्सपियर ने लिखा था माय फेथफुल फ्रेंड, सच्चा मित्र, विश्वासपात्र मित्र। अच्छा आपके पास धन का खजाना यदि है ना, तो आपके पीछे घूमने वाले बहुत से चिलांटू मिल जाएंगे, बहुत से आपको मिल जाएंगे मित्र, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं ना, तो आपका साथ छोड़ देंगे। तो यही है कि ए फेयर वेदर फ्रेंड में अच्छे समय के में जाओ, का समय अच्छा चल रहा है ना, तो तमाम आपको पूछने वाले मिलेंगे, आपका समय खराब होगा तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। बस इसी तरह से याद कर लें। अगला देखिए यहाँ पर बैग एंड बैगेज। अब बैग माने बैग जाने लो, बैगेज मतलब बैगेज माने क्या होता है, हमेशा के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर में पूछा हुआ है। मान लीजिए कह दिया जाए कि ब्रिटेन had left from India in 1947, मतलब ब्रिटेन भारत से चला गया था कब, 1947 में। क्या अब आगे भी जोड़ दीजिए ना कि मतलब ब्रिटेन had left from India in 1947 with bag and baggage। अब पूरा सेंटेंस हो गया, ऐसे बनाना भी पड़ेगा आपको, ठीक है, कि वहां से वो चला गया था लेटर। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, बैग एंड बैगेज मतलब हमेशा के लिए था, बोरिया बिस्तर के साथ चले जाना, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। अगला वर्ड जो हमारा अगला जो नियम है, एड एप्पल ऑफ वन साइड, ठीक है, एड एप्पल एक से वापन से, यहाँ तो ऐसा मतलब कभी आप सही कर ही नहीं पाओगे, मतलब आग का तारा मतलब बहुत दुलारा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कहानी को ऐसे बना लीजिए कि श्रवण कुमार, ठीक है, अपने माँ बाप का क्या था, वो आंख का तारा था। क्यों? क्योंकि उसके माँ उसके बाप, उसकी माँ और उसके बाप दोनों लोग क्या थे, दोनों लोग अंधे थे, और वो उनको कांवर पर बिठा करके यात्रा करा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि वह संतान, वह लड़का जो अपने माँ बाप का अकेला होगा, जाहिर सी बात उनका क्या प्यारा होगा। बस एड 11 था, बहुत जबरदस्त है, कई बार परीक्षा पर डबल स्टार बना दे रहा हूँ, सुपर हिट है, फिर परीक्षा पूछेगा, हो सकता है आ जाए, ठीक है। एड 11 था,
मतलब 11th माने तो 11वां घंटा और अंतिम समय पर, बात समझना, 11वां का मतलब क्या, अंतिम समय पर। आजकल तो क्या देखा गया है, आजकल देखा गया है कि बहुत से जो रट्टू तोता होते ना, मान लो परीक्षा 8 बजे से है तो 7 क्या 7:30 तक वो पढ़ते रहते हैं एट द लेवल खाओ। ये आपको बात बता दूं, मैं कह रहा हूं ऐसे लड़के सफल नहीं हो सकते। अगर जो आप चिपके हुए किताब से ना आप 8वीं समय तक पढ़ोगे ना, निश्चित रूप से आप भूल जाओगे, ठीक है। तो एट द 11th आवर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप परीक्षा शुरू होने से पहले 4-6 घंटा पहले से किताब रख दो, जब फ्रेश हो जाए, फ्रेश माइंड परीक्षा में बैठे, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। नहीं तो क्या हुआ, लास्ट याद से पिछला भूल गए। ओके, यहां देखिए बाय हुक और बाय क्रूक, ठीक है, उचित और अनुचित तरीके से। क्रूक माने बेईमानी होता है, मतलब उचित और अनुचित तरीके से। आप ऐसे प्रश्न ले, जैसे महाभारत में, ठीक है, दुर्योधन को ले लीजिए, वो जानते हो हस्तिनापुर को जानते हो, वो सोचता था कि ये मेरा पूरा राज्य मेरा ही है क्योंकि मेरे पिताजी राजा इसके, तो जानते हो उसको वो हथियाना चाहता था। कैसे, बाय हुक और बाय क्रूक, उचित या अनुचित तरीके से सोचता था कि किसी तरह से मैं ही इसका डिक्टेटर बन जाऊं। ओके, इसी क्रम में अगला देखिए बाय लीव्स एंड बाउंड्स, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। लीव्स एंड बाउंड्स मतलब क्या, अब लीप पर उछलना होता है, बाउंड्स जान ही रहे हो, तो लीव्स एंड बाउंड्स ऐसा भी क्या आउटलेट हो जाएगा। बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, दिन दूनी रात चौगुनी। जैसे कि आप कह सकते हो कि आजकल अगर जो आप देखो गांव या शहरों कहीं भी देखिए, ये जो मॉस्किटो जो मच्छर है ना, ये क्या हो रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहे हैं। दिन दूनी क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि नालियों जो गटर्स हैं वो खुले हैं, आउटलेट खुले हुए हैं, तो mosquitoes are increasing by leaps and bounds day by day, ऐसे कह सकते हो, बढ़ रहे लगातार दिन रात चौगुनी। नतीजा क्या होता है, जान लो नतीजा क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। ओके, तो सफाई रखना, आज हमारे मोदी जी बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री व यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं, ठीक है, स्वच्छता की बात करते हैं, तो स्वच्छता रखना जरूरी है क्योंकि उससे आप सुरक्षित होंगे, आपका समाज सुरक्षित होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा। अगला देखिए ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप में, अच्छा ये यहां तो आप फंस जाओगे। ब्लैक एंड व्हाइट जो नहीं जानता, काला और सफेद लिख के चलाएगा, लेकिन काला सफेद नहीं, लिखित रूप में होता है, ठीक है। एक बात बता दें, आजकल का ऐसा दौर है ना कि आप मुंह से क्या कह रहे हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आजकल ऑफिसों में तो लिखित रूप से आपकी गवाही ली जाती है, लिखित रूप से ही सारी चीजें आप लिखित रूप में स्टेटमेंट देंगे कि हाँ मैंने कहा, तो वो ठीक है वो प्रेजेंट कर दिया जाएगा एक गवाही के रूप में, और वो लिखित रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में क्या, लिखित रूप, लिखित रूप में से आप कर लो ब्लैक एंड व्हाइट लिखित रूप से, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगला जो है क्राइस्टल इन द एयर, ठीक है। अब क्राइस्टल इन द एयर मतलब होता है हवाई किले बनाना, क्राइस्टल में किला होता है, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाने का मतलब हो गया कि झूठी कल्पना करना, बहुत ज्यादा डींगे मारना कि मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। कुछ लोगों की आदत हो जाए तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा डींग मारते हैं,